हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 28th टेस्ट था। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। और ये सेशन इस मिशन के अकॉर्डिंग, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और ये विज़न है मैं मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का। तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच। आपको कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट मैच बताना है। तो कंपाउंड आई 1 पेयर, ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 ओमेटिडिया। चूँकि ये कई सारे यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। और कंपाउंड आई में जो विज़न होता है, मोज़ैक विज़न, और इमेज जो बनेगी वो होती है एपोजिशन इमेज। ओवरलैपिंग नहीं होगी। मोज़ैक विज़न क्यों? क्योंकि कई सारे टुकड़ों में मिलकर के बना होगा पूरा इमेज। तो इसको कंपाउंड आई ये सही दिया हुआ है। एंटीनी 1 पेयर, एंटीना जो है ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इसमें क्या क्या होते हैं, टच रिसेप्टर्स होंगे, और स्मेल के लिए विंग्स। विंग्स यहाँ पर 3 पेयर नहीं, विंग्स यहाँ पर होंगे 2 पेयर्स। कौन कौन से होते हैं? तो मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक। मीजोथोरैक्स से हैं प्लस मेटाथोरैक्स से हैं। मीजोथोरैसिक विंग्स को बोला जाता है 4 विंग्स, या इन्हीं को बोलते हैं विंग कवर्स। इन्हीं के दूसरे नाम है एलिट्रा या टैगमिना। और ये कैसे होते हैं? तो ये डार्क कलर के हैं, ओपेक हैं और लेदरी हैं। मेटाथोरैसिक जो होते हैं ये थिन होंगे, ट्रांसलूसेंट से होंगे। टेस्टिस एंड ओवरी 1 पेयर एंड 1 पेयर। तो टेस्टिस भी 1 पेयर है, ओवरी भी 1 पेयर है, सही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेस्टिस किस सेगमेंट में होती है? तो टेस्टिस का सेगमेंट होता है यहाँ पर 4 to 6, ये 4 to 6 सेगमेंट, और ओवरी होती है 2nd to 6 सेगमेंट। तो यहाँ पर आंसर हुआ 3rd, इनकरेक्ट इज 3rd। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। Question number 102. Select the group in which at least one structure are part of forebrain, midbrain और hindbrain. forebrain का part, midbrain और hindbrain। तो forebrain को बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, midbrain को बोला जाएगा मेसेंसेफेलॉन, और hindbrain को बोला जाएगा रोम्बेनसेफेलॉन। midbrain, मेसेंसेफेलॉन। तो इसका पार्ट अगर देखा जाए तो कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम क्या है? ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिड फोरब्रेन का ही पार्ट है। ये ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स हैं, लॉन्ग, ये ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं। और ये किसके बने होते हैं? ये वाइट फाइबर्स, माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। और एक कार्पस कैलोसम कैरेक्टरिस्टिक किसका है? तो ये मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट जो होती है ये मिड ब्रेन में कैनाल है जो किसको कनेक्ट कर रही होती है? तो 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल को, एंड 4th वेंट्रिकल, इनको कनेक्ट करती है। वेंट्रिकल क्या है? तो वेंट्रिकल कैविटीज़ हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो ये सही है। सेरेब्रल एक्विडक्ट किसका पार्ट है? तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंसिंग ऑर्गन है, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। हाइपोथैलेमस ये तो फोरब्रेन का पार्ट है, लेकिन पॉन्स और सेरिबेलम ये किसके? ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। थैलेमस ये फोरब्रेन का पार्ट है, लेकिन सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये भी हाइंड ब्रेन के पार्ट हो गए।
सेरेब्रम ये फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, और पॉन्स जो होगा ये हाइंड ब्रेन। तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जब oogenesis शुरू होती है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले जो सेल होगी ऊगोनिया। ऊगोनिया की प्लॉइडी होती है 2n, इससे बनता है प्राइमरी oocyte, और इसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी? इसकी भी प्लॉइडी होगी 2n। इसके बाद यहाँ मियोसिस शुरू तो हो जाती है, लेकिन ये अरेस्ट हो जाती है डिप्लोडीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में। और ये कब कंप्लीट होगी? तो जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन। तो दो सेल बनती हैं, एक बनती है सेकेंडरी oocyte और दूसरी बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी की प्लॉइडी कैसी होगी? n, क्योंकि मियोसिस से बनी है। सेकेंडरी oocyte की भी प्लॉइडी होगी n। इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte होती है, इसमें मियोसिस 2 शुरू होती है, लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 में। और ये कब कंप्लीट होती है? विद द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ये फिर बनाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। और मियोसिस 2 पता है इक्वेशनल डिवीजन है, तो सेकेंड पोलर बॉडी की प्लॉइडी कैसी होगी? n। तो फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर हैप्लॉइड दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड दिया है, ठीक है। दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर कोई डिवीज़न वगैरह नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है मियोसिस फर्स्ट, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर कैसा होगा? 2n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? n। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनेगा फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ये सारी सेल्स जो बनती हैं ये बनेंगी हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा डिप्लॉइड। तो ये सही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर कैसा है? डिप्लॉइड। और सेकेंडरी oocyte ये डिप्लॉइड नहीं है, ये कैसा होना चाहिए? ये हैप्लॉइड होना चाहिए। तो मैचिंग्स करेक्ट पूछी गई हैं, करेक्ट मैचिंग होगी A, B एंड C। आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। फ्रॉग के लिए तो किडनी यहाँ पर पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल मेल में होगी, मेल फ्रॉग में जेनाइटल फ्लूइड के लिए। इसके बाद बिडर्स कैनाल से जो गैमीट्स आएंगे वो कहाँ पर? वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से फिर पहुँचते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये स्टेटमेंट सही है। विलाई एंड माइक्रोविलाई, इनर वॉल ऑफ इसोफेगस। विलाई और माइक्रोविलाई की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। तो इनर वॉल ऑफ इसोफेगस गलत दिया हुआ है। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर फ्रॉग में होती हैं 10 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स भी कितनी है? 10 पेयर्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पाइनस, पॉलन ट्यूब, सीड। तो पाइनस में पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है, सीड का भी फॉर्मेशन है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि मेल गैमीट यहाँ पर कैसा है? नॉन मोटाइल। जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली मेल गैमीट्स कैसे है? नॉन मोटाइल है। पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है, तो पॉलन ट्यूब जिसमें फॉर्म होता है उसे बोलते हैं साइफोनोगेमी। और सीड चूंकि प्रेजेंट है तो ये किस ग्रुप का मेंबर हुआ? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा माने होता है सीड, फाइटा मीन्स प्लांट। ड्राइप्टेरिस, ड्राइप्टेरिस वेस्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म, ये गलत हो गया। ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम ये टेरिडोफाइट्स हैं, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होगा। मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ब्रायोफाइट्स, ये ठीक है। पायरिनोइड्स, फियोफाइसी, प्रोटीन एंड स्टार्च। तो पायरिनोइड्स जो होते हैं ये क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट हैं। और किसके लिए? स्टार्च के स्टोरेज के लिए। प्रोटीन का इनका कोर होता है और स्टार्च प्लेट्स इनके चारों तरफ होंगी।
तो प्रोटीन एंड स्टार्च, ये वाला पॉइंट ठीक था, बट ये FeO5C की वजह से गलत हो गया, तो क्लोरोफाइसी होना चाहिए था। A and C is correct. Now we move to another question. Question under 106. Given below are two statements. The Indian government has set up GEAC, which will make decisions regarding the validity of genetically modified research. तो ये ठीक है। GEAC का फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अप्रूवल कमेटी और ये करती क्या है, तो ये वैलिडिटी चेक करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च की और सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, ये भी चेक करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी मतलब जैव चोरी, इज द टर्म यूज टू रेफर टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई नेटिव पीपल। तो नेटिव पीपल क्यों चोरी करेंगे, नेटिव पीपल नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बाई मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना परमिशन के, बिना उनको नेटिव लोगों को कंपनसेटरी पेमेंट के, तो विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज कंसर्न्ड या पीपल कंसर्न्ड ऑफ दैट कंट्री, ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। वहाँ की नॉलेज को यूज़ किया जाए, वहाँ का जो जैव विविधता है उसको यूज़ किया जाए, तो इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। तो ये गलत हो गया नेटिव पीपल की वजह से, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या होगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। तो ये किस में था, ये ई कोलाई से रिलेटेड है, ई कोलाई में बनाया गया था, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग अलग ई कोलाई में। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ये क्या, ये बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी, ये फर्स्ट जीन थेरेपी थी। एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। The inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of gut of insect Bacillus thuringiensis produce crystals with toxic insecticidal proteins. Alkaline pH solubilizes। तो यहाँ बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, तो सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले क्या, Bacillus thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे प्रोटीन्स, और ये कब, स्पोरुलेशन के दौरान। पर्टिकुलर फेज दिया हुआ है, पर्टिकुलर फेज क्या है, स्पोरुलेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। फिर ई, द टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, और ये टॉक्सिन्स जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में। और ये एक्टिवेट कब होते हैं, तो ये एक्टिवेट होगा जब एल्कलाइन पीएच मिलेगा, गट का जो पीएच होगा वो एल्कलाइन होगा इंसेक्ट के, तो वहाँ पर जा कर के ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो सी आएगा इसके बाद। इसके बाद इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, ए। और लास्ट में फिर डी, एक्टिव टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट सेल्स, क्रिएट पोर्स एंड कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो ये यहाँ पर BECAD आंसर होगा फोर्थ। Now question number 109. Match the trophic levels with their correct species example in grassland ecosystem. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स होते हैं,
तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया ग्रासेस के लिए। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हर्बीवोर्स हैं और प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। इसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर क्या होगा, टॉप कार्निवोर दैट इज वल्चर, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होगा क्रो। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड, तो एक ही में दिया हुआ है ए सेकेंड, तो आंसर आपको पहले से ही मैच करके मिल जाएगा। 109 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो ये सही है। 10% एनर्जी लॉ वो होता है एनर्जी के ट्रांसफर में। बायोमास डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स के लिए ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन सी वाला जो इकोसिस्टम है वहाँ पर ये इन्वर्टेड होगा। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट कौन सा हम लोग टिक करेंगे, थर्ड। ये हमेशा डिक्रीज ही करेगी। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, तो नंबर वाला भी मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स में कैसा होगा, अपराइट ही होगा, तो डिक्रीज करेगा। आंसर हो गया है यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 111। Given below are two statements when the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. The process is defined as competition. तो ये competition की बेस्ट डेफिनेशन, पॉसिबल जो डेफिनेशन है वो यही है। फिटनेस का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, तो फिटनेस का मतलब हुआ आर से, आर का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज। R is equal to B minus D, पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट, ये यहाँ पर R। तो फिटनेस को यूजुअली R के टर्म्स में मेज़र करते हैं, तो ये सही है कंपटीशन की डेफिनेशन। When fungi remain in association with living plants or animals, they are called saprophytes। तो लिविंग लिखा हुआ है, तो लिविंग में सैप्रोफाइट नहीं, सैप्रोफाइट के लिए क्या था, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए था, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर सैप्रोफाइट्स की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था पैरासाइट्स, तब ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि लिविंग दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज विल शो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ पर जो ग्रोथ कर्व आता है वो कैसा आता है, इस तरह का। मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा, कैरिंग कैपेसिटी तक के। तो लैग फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एंड फाइनली एन एसिम्प्टोट। तो ये लैग फेज हो गया, ये लॉग फेज हो गया, इसके बाद डेसेलरेशन और उसके बाद ये एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट में जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बराबर पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटीज इन शॉर्ट टाइम। तो इनिशियली यहाँ पर स्लो ग्रोथ होती है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ यहाँ पर एक सेगमेंट में देखने को मिलेगी, ओवरऑल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, आंसर होगा यहाँ पर ए एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 113। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। तो इसको बुलाएगा XC2 कंजर्वेशन।
और XC2 कैसा होता है, ऑफ साइट, जहाँ पर हो उससे निकाल करके कहीं और ले जा करके इसको कंजर्व किया जाए। और ये किसका टाइप है, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, और इन सीटू भी नहीं। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, जहाँ पर है वहीं पर उसको कंजर्व किया जाए। तो ये आंसर यहाँ पर टिक करेंगे फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। रॉबर्ट मे ने स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी के बारे में डेटा दिया था अबाउट 7 मिलियन। IUCN के अकॉर्डिंग ये कितना है, ये 1.5 मिलियन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये हम्बोल्ट यहाँ पर आएगा। इनका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप S इज इक्वल टू CA⁻Z। जेड यहाँ पर क्या था, रिग्रेशन कोफिशिएंट। स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर लॉग स्केल में देखेंगे तो ये लिनियर आएगा। तो ये ठीक है। पॉल एरलिख ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी, एनालॉगी ड्रॉ की थी। डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट था यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, और इन्होंने बताया था जितना ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वेरी जो होगी वो कम करेगी, लेस वेरिएशन शो करती है। तो 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा A इज़ थर्ड, B इज़ फर्स्ट एंड C इज़ फोर्थ, D इज़ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। Rainforest which used to cover more than 14% of the Earth's land surface is now reduced to 6%। ठीक है, ये मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है ये हैबिटेट लॉस का, बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो ड्रामेटिक एग्जाम्पल, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को ही क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ प्लैनेट। इसको कट किया जा रहा है सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए। या फिर ग्रासलैंड तैयार किए जा रहे हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर बोथ 1 and 2 ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 116। इन एंटीराइनम red flower was crossed with white flower and in F1 generation pink flowers were obtained। ट्रू ब्रीडिंग रेड और ट्रू ब्रीडिंग वाइट। तो यहाँ पर F1 जनरेशन में होना चाहिए था रेड, बट ये पिंक मिले थे। पिंक क्यों थे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, ये वाली जीन जो थी ये पूरी तरह से इस पर डोमिनेंट नहीं थी। When pink flowers were selfed, the F2 generation showed white, red and pink flowers। जब इनकी सेल्फिंग की गई, सेल्फिंग में दो तरीके के गैमेट्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। तो दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। पिंक कलर इन F1 इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी ठीक है। रेशियो ऑफ F2 इज़ 1/4:2/4:1/4, तो 1:2:1, ये भी ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको बताना था, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह लागू होगा। Now question number 117. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group. So when IA and IB are present together, they express same type of sugar.
ये गलत है। आई ए और आई बी ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। ये वाली जो शुगर बनती है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, और ये आई बी जो बनाता है ये गैलेक्टोज। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म शुगर्स हैं, स्लाइटली डिफरेंट। एलीलाई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो ये ठीक है। जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ये भी ठीक है। आई ए, आई बी, आई ओ और स्मॉल आई। पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, एक पर्सन में सिर्फ 3 में से 2 एलील्स होंगे, ये भी ठीक है। तीनों एलील्स मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ए बी ओ, लेकिन ये मल्टीपल एलिज्म हमें कब मिलेगा, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल में पेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, तो सिर्फ 2 ही एलील पॉसिबल है। आई ए के साथ आई ए हो सकता है या आई बी हो सकता है, तो 2 ही एलील। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11 पर है ये। तो सिकल सेल एनीमिया में CTC टेम्पलेट स्टैंड में चेंज होता है, CAC पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक है। ये थैलासीमिया, थैलासीमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके जीन्स कहाँ पर होते हैं, तो अल्फा थैलासीमिया का 16 पे, बीटा थैलासीमिया का 11 पे, और डेल्टा थैलासीमिया का भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो ये यहाँ पर गलत है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो सेक्स लिंक्ड होती है वो होती है एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड नहीं होती है। हीमोफीलिया ABC 3 तरीके की है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट होता है, इसमें B में क्लॉटिंग फैक्टर 9 और C में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी है। A और B जो होते हैं ये हैं सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स लिंक्ड। फेनाइल कीटोनूरिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, given below are 2 statement, one is labeled as assertion and reason. Meldel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome. तो अगर closely located है, same chromosome पर हैं, तो ये linked genes कहलाएंगे। independent assortment के लिए genes should be on different chromosomes, genes on different chromosomes, और या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ टू फार, ये एक्सट्रीम्स पर होने चाहिए, टू फार फ्रॉम ईच अदर। अगर ये सेम क्रोमोसोम पर हैं तो इनका बीच का डिस्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगा। तो ये लिंक जीन के लिए है, डज नॉट होल्ड गुड, ठीक है। ये क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स जो होते हैं ये असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी, ये लिंकेज शो करेंगी। तो असर्शन सही है बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। आंसर हो गया सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड द रीज़न। इन हनी बी पॉपुलेशन सन्स डू नॉट हैव फादर्स बट हैव ग्रैंडफादर्स। तो ये ठीक है, हनी बी पॉपुलेशन में सन्स डू नॉट हैव फादर, क्योंकि सन कैसे डेवलप होगा, पार्थेनोजेनेटिकली, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है। पार्थेनोजेनेसिस में किससे होगा, तो फीमेल गैमीट जो होता है, फीमेल गैमीट ये विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल इंडिविजुअल में चेंज होगा। तो ये हो गया यहाँ पर, ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो इसमें चूंकि मेल का गैमीट आया ही नहीं तो इसके फादर नहीं है, डू नॉट हैव फादर्स।
बट हैव ग्रैंडफादर, क्योंकि इसका फीमेल गैमीट है, इसका मतलब थ्रू मदर, मदर कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, तो थ्रू मदर इसके ग्रैंडफादर होंगे और थ्रू डॉटर इसके ग्रैंडसन्स भी होंगे, बट फादर नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। इन हनी बी पॉपुलेशन सन्स डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर्स। हैप्लॉइडी इन ड्रोन्स ऑफ हनी बी इज ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस वाइल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन टू फीमेल बीज। तो रीज़न दिया हुआ है, हैप्लॉइडी इन ड्रोन्स ऑफ हनी बी इज ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस वाइल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन टू फीमेल बीज। तो ये रीज़न भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 121। यहाँ पर कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथ्रोजाइलम कोका प्लांट नेटिव टू साउथ अमेरिका। और ये कैसा है, ये स्टिमुलेंट होता है, बट हाई डोजेज में ये हेलुसिनोजेनिक भी इफेक्ट भी शो करेगा। हेरोइन क्या है, ये पेपेवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन जो है ये इफेक्टिव सिडेटिव इन सर्जरी। मैरिजुआना चरस, हशीश, गांजा, ये सब किससे, कैनबिस सटाइवा से। तो आंसर हो गया 120। ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, आंसर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 122। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से, राइनो वायरस की वजह से। हीमोज्वाइन की वजह से मलेरिया में फीवर विद चिल्स होता है, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड है। विडाल टेस्ट, ये टाइफाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट। एलर्जी किससे होगी, डस्ट माइट से। तो आंसर हो जाएगा ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकेंड एंड डी इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 123। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। 123 में फर्स्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये किससे रिलेटेड, ये मेटास्टेसिस शो करते हैं। मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो कैंसर सेल्स हैं, ये जहाँ पर ओरिजिन हुई है वहाँ से डिसलॉज होकर के, अलग होकर के डिस्टेंट साइट पर पहुँचती हैं और वहाँ पर ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगी, मल्टीप्लाई करने लगती है, ट्यूमर्स बनाती हैं। तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट किससे एसोसिएटेड है, लिम्फॉइड टिश्यू से। नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो ये इम्यूनिटी को इनहेंस करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स का नंबर बढ़ा देंगे, मैक्रोफेजेस का नंबर बढ़ा देते हैं और टी सेल्स का। तो आंसर यहाँ पर हुआ ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट। Now we move to another question number 124. Use of hyperimmune horse serum raised against a specific pathogen given to a recipient is an example of hyperimmune horse serum. Horse serum में जिसमें स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की गई हैं, तो और ये फिर इनको ट्रांसफ़र किया गया, तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया गया है। सीरम में क्या है, पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना दी गई हैं, ये पैथोजन इंजेक्ट किया गया था, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी थी, फिर इन सीरम को यूज़ किया गया है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, रेसिपिएंट को दिया गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये रेसिपिएंट को ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से पैसिव इम्यूनिटी हो गई, अगर बॉडी खुद बनाती तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती। तो ये पैसिव, और चूँकि ह्यूमंस ने किया है तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन नंबर 125। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट किल अदर माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है ये केमिकल्स हैं
माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, दैट किल अदर माइक्रोब्स। ठीक है, एंटी माने होता है अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, तो ये किसकी लाइफ, जो पैथोजेंस हैं उनकी लाइफ के लिए एंटीबायोटिक, और ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ, ह्यूमंस को फेवर करेगी क्योंकि पैथोजन को किल कर रही है। एंटीबॉडीज़ आर केमिकल्स फॉर्म्ड इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स। तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स चेंज हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। और ये क्या है, ये प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज़ आर केमिकल दैट एलिमिनेट माइक्रोब्स, ये भी सही है। तो 125 का करेक्ट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 126, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा ये एसएनआरएनए के लिए, टीआरएनए के लिए और 5S राइबोसोमल आरएनए के लिए। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये कौन करेगा, ये रो फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज से जब रो फैक्टर कंबाइन करेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स ये एसएनआरएनपीज, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन्स के बने हुए स्नब्स, प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको स्नब्स, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन्स। एक रिमूव किसको करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स क्या है, तो ये प्रमोटर पे सीक्वेंसेस हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो आंसर हुआ इसका ए इज़ 4th, बी इज़ 3rd, एक ही में दिया हुआ है ए 4th, आंसर हो जाएगा 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड होगा यहाँ पर एडेनिलिक एसिड। यूरिडीन, यूरिडीन क्या है, ये साइटोसिन, ग्वानोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल का जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसको बोलते हैं यूरिडीन। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड। ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेसेस है। ग्वानोसिन, ग्वानिन प्लस राइबोस शुगर, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या है, एडेनिलिक एसिड। आंसर विल बी 2nd। Next, given below are 2 statements. In eukaryotes, there are 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelle. तो 3 RNA polymerase हैं 3 तरीके के, ठीक है। All the 3 RNA polymerase in eukaryotic nucleus have different roles, ये भी ठीक है। Polymerase 1 जो होता है ये किसके लिए, ये राइबोसोमल RNA के लिए, और RNA polymerase 2 जो होगा ये HNRNA के लिए। प्रोसेसिंग के बाद बनता है mRNA। और RNA पॉलीमरेज 3 ये किसके लिए, तो ये जो यहाँ पर राइबोसोमल RNA रह जाता है 5S राइबोसोमल RNA, इसका ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा यहाँ पर tRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये जो राइबोसोमल RNA है ये 28S टाइप, 18S और 5.8S। तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following technique was used to elucidate the double helix model of DNA। तो यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा यूज़ किया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, ये डेटा प्रोवाइड किया था रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। DNA फिंगरप्रिंटिंग ये एलेक जेफरीज। न्यूमोकॉकस ये किसने यूज़ किया था, तो ये रफ और स्मूथ स्ट्रेन
ग्रिफिथ्स ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए। ई कोलाई किसका, तो ये अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज एंड मेसेल्सन एंड स्टाल, ये मेसेल्सन एंड स्टाल का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव P32 एंड S35। तो आंसर हो जाएगा ए इज़ फोर्थ, बी इज़ थर्ड, सी इज़ फर्स्ट एंड डी इज़ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिक कोडॉन्स। AUG इज इनिशिएटर कोडॉन एंड कोड्स फॉर ग्लाइसिन, UAA कोड्स फॉर टायरोसिन। तो यहाँ पर AUG ये इनिशिएटर कोडॉन है, इसका डुअल एक्शन है, ये मैथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। UAA ये स्टॉप कोडॉन है। द कोडॉन्स आर मोस्टली यूनिवर्सल, ठीक है, नियरली यूनिवर्सल है ये। UAG इज टर्मिनेटर कोडॉन, तो UAA, UAG एंड UGA, ओकर, अंबर एंड ओपल। ये 3 स्टॉप कोडॉन्स, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट, मोर देन 1 कोडॉन कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड, इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी। कोड इज सेड टू बी डीजेनरेट अगर एक से ज़्यादा कोडॉन्स हैं एक अमाइनो एसिड के, तो ये भी ठीक है। CDE यहाँ पर करेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, a hominid fossil discovered in Java in 1891, now extinct, having cranial capacity of about 900 cc was। तो ये किसका था, ये होमो इरेक्टस, probably ate meat। आंसर होगा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम गिवन जोग्राफिकल एरिया में नई स्पीसीज का फॉर्मेशन, तो डार्विन फिंचेस इसका एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन किसमें, एनालॉगस ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बर्ड्स जो है ये वर्टिब्रेट्स हो गए, ये बटरफ्लाई ऑर्थोपोडा का मेंबर है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल, होमोलॉगी, होमोलॉगस ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ओरिजिन सेम होगी, फंक्शंस यहाँ पर डिफरेंट। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शन, और ये किसका, selection of resistant varieties due to excessive use of herbicide and pesticide। तो 133 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4, ए इज़ फोर्थ। पहले से ही समझ में आ रहा है क्योंकि किसी और में ए फोर्थ नहीं दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द एनिमल सीलेकेंथ कॉट इन साउथ अफ्रीका इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट ट्रांजिशन फ्रॉम। तो ये ट्रांजिशन किसका था, फिश से एम्फीबिया का, ये लो फिन्स हैं और इनसे इवॉल्व हुए थे फर्स्ट एम्फीबियंस। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। तो डायूरेसिस प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन।
डायूरेसिस मतलब एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये किसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। Thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए। तो अब मैं आपको 136 से आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 28। ठीक है, चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। बिल्कुल बात सही है। आपको पता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा मैमल्स अपने यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और ये वासा रेक्टा और हेले लूप के बीच में चलता है। यूरिन में कितना वाटर जाना चाहिए और कितना रीअब्जॉर्ब करके ले लेना चाहिए, ये काम काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा होता है। लिखा हुआ काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है इसमें टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर आपके पास कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट। हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन देखिएगा, थर्ड आंसर बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, ये भी ध्यान से देखिएगा कि कौन से में ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। 137, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। कहते हैं कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो क्या वो चेंज कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन? नहीं, ये चेंज नहीं करता। स्टेरॉइड हार्मोन लायोफिलिक नेचर के होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। इनके रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर और मोस्ट ऑफ द केस में इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं। लिखा हुआ बाइंडिंग करते हैं डीएनए से और फॉर्म करते हैं जीन हार्मोन का कॉम्प्लेक्स। ये बात सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर इंट्रा न्यूक्लियर है, तो डीएनए मतलब जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर साइक्लिक एएमपी नहीं बनता। साइक्लिक एएमपी के तौर पर, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर आपको प्रोटीन हार्मोन में देखने को मिलेगा। और एक्वापोरिन चैनल्स को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाते या ना यूज करते हैं। आंसर आपके पास 137 का सेकेंड है। अगला देखिए, अगला आपके पास मैचिंग है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप किससे मैच कराओगे? थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज। हमें पता है पेनक्रियाज से इंसुलिन के बेस पर आप डायबिटीज मेलाइटस निकालोगे, डी का सेकेंड हो जाएगा। डी का सेकेंड यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है आपके पास हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपोसिक्रीशन आपको एडिसन्स डिजीज कराएगा, ये 4 हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन हाइपरथायराइडिज्म से ग्रेव्स डिजीज होती है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं, फर्स्ट हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा आपके पास एंटी डायरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, है ना। और वो डायबिटीज इंसिपिडस तब हो जाएगा जब हाइपोसिक्रीशन हो आपके पास एडीएच हार्मोन वैसोप्रेसिन का, जो रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी 4 और डी सेकेंड। थर्ड फर्स्ट, 4 सेकेंड। आंसर देखिए फर्स्ट है आपके पास। अगला देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन का कौन सा इफेक्ट नहीं है? स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब पीटीएच अमाउंट का आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन की अधिकता हो जाए, तो उस टाइम रीजॉर्प्शन ऑफ बोन्स हो जाता है और डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कहते हैं, ये देखने को मिलेगा। फिर लिखा है डिक्रीज द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड। ये वाली बात गलत है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करा देता है। फिर लिखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ये बात सही है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा रीनल ट्यूब्यूल से, फूड में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा फूड से। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, तो ये डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, गलत बात हो गई। और फिर बाद में इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं। तो आप बताइए कौन सी बातें सही नहीं हैं? तो बी डी ई, और बी डी ई के लिए आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? आंसर मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन बन गया है इस मैचिंग का। ठीक है बेटा, अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से मैचिंग है, देखिए लिखा वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स। तो आपको पता है वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स जो होते हैं ट्रू होते हैं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स जिसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स की बात करी जाए तो वो नाम होता है फ्लोटिंग रिब्स का। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स फॉल्स रिब्स होती हैं और फॉल्स रिब्स का नंबर है 8th 9th 10th पेयर, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। फ्लोटिंग रिब्स आपके पास 11th और 12th पेयर वाली होती हैं, तो ये हो जाएगा 4। स्कैपुला, स्कैपुला में ही एक्रोमियन प्रोसेस देखने को मिलता है, 3rd हो जाएगा। और कॉक्सल बोन इज द फ्यूजन ऑफ इलियम इशियम प्यूबिस, तो ये हो जाएगा 1st। मैचिंग देखिए 2nd 4th 3rd 1st, आंसर क्या बनेगा 3rd। आंसर क्या बन जाएगा बेटा 3rd बन जाएगा, इससे पहले का कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए ये असर्शन रीजन है, गौर से देखिएगा। असर्शन लिखा है आफ्टर डेथ द बॉडी मसल्स गेट स्टिफ एज अ स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स असर्शन लिखा हुआ है। तो असर्शन में देखिए क्या कह रहा है, ये केस है राइगर मोर्टिस का। जब कहते हैं अकस्मात जब भी मौत आती है तो आपकी बॉडी अकड़ जाती है। अकड़ जाती है इसका मतलब जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना है तो वो बना हुआ है क्योंकि उसने यूटिलाइज कर लिए एटीपी, लेकिन जब डेथ हो गई तो उसे एटीपी को जोड़ेगा तब ये एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज जो है ना वो टूटेगा। लेकिन जब मौत हो गई तो एटीपी तो आपके पास जुड़ नहीं पाएगा, तो उस टाइम स्टिफनेस आएगी और कुछ घंटों के बाद 10 से 12 घंटों के बाद ये प्रोटीन ही डिसॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि एक्टोमायोसिन ब्रिज टूटता है, नो, ये पूरी प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन ही डिसॉल्व हो जाती है जिससे बॉडी की वो अकड़न खत्म हो जाती है। तो उसने लिखा हुआ है कि आफ्टर द डेथ बॉडी मसल गेट्स स्टिफ एज ए स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। असर्शन तो ठीक है, लेकिन अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड अनएक्सपेक्टेड साइट ऑन एक्टिन कैन टेक पार्शियली। तो ये वाली बात गलत है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड साइट नहीं होगी, एक्सपेक्टेड ही होनी चाहिए जहां पर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्टिव साइट्स पर, और ये पार्शियली नहीं। पार्शियली का मतलब ये समझ आ रहा है कि यहां से जो ब्रिज है वो टूट जाएगा, ब्रिज नहीं टूटता, वो आपके पास पूरी की पूरी प्रोटीन ही डिसॉल्व होती। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है और आंसर आपके पास 3rd बन जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला देखिए, इन द गिवन ब्लो एग्जाम्पल हाउ मेनी एनिमल्स in which heart is present in ventral side। हार्ट किस साइड प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड प्रेजेंट है, और वो वेंट्रल साइड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा। किसमें, कॉर्डेट्स में। तो आपके पास कॉकरोच आंसर नहीं होगा, क्रोकोडाइल हो जाएगा, है ना, रैट हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, फेरिटिमा पोस्थुमा नहीं होगा, नेरिस नहीं होगा, लोकस नहीं होगा, क्यूलेक्स नहीं होगा। तो आपके पास ये 3 ही एग्जाम्पल ऐसे दिख रहे हैं जहां पर हार्ट वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा, और 142 का आंसर 4 बन जाएगा। 142 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा 4, मतलब 3 ऐसे हैं जो कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपको हाउ मेनी एनिमल्स जो डायग्राम में दिए गए हैं विच मीजोडर्म इज एब्सेंट। किसमें मीजोडर्म एब्सेंट होगी, तो भाई साहब मीजोडर्म किसमें एब्सेंट होगी, जो डिप्लोब्लास्टिक टाइप के होंगे। और भाई स्पॉन्जेस में तो आपके पास जर्म ही लेयर नहीं होती इन जनरल, तो उसमें मीजोडर्म की बात ही नहीं की जा सकती। अगर बताना हो तो एक्टोडर्म एंडोडर्म ही होगी जो कि गैस्ट्रोडर्म और आपके पास पिनाकोडर्म रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब वहां पर भी स्पॉन्जेस में नहीं होगा मीजोडर्म, सीलेंट्रेट्स में नहीं होगा, टीनोफोरन्स में नहीं होगा, जबकि प्लेटी एलिमेंट से ये तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होना शुरू हो गई। तो आपके पास ये स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला है मतलब स्पंज है, नहीं होगी। ये आपके पास सी एनिमोन है, और ये आपके पास सीलेंट्रेट है, और ये प्लूरोब्रैकिया है, ये आपके पास टीनोफोरन्स है। इन तीनों में नहीं होने वाली, जबकि ये फैसियोला है, प्लेटी एल्मेंथेस है, एस्टेरियाज है, और आपके पास चिलोन की बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर समझिएगा, तो या आप यहां पर समझिएगा ये तीनों में नहीं होगी, इन तीनों में एब्सेंट होगी क्या, मीजोडर्म। तो आपके 143 का ABC मतलब 3 ऑप्शन सही है। आंसर फर्स्ट सही बनेगा क्योंकि इसमें 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि ये फैसियोला है, प्लेटी एल्मेंथेस है, एस्टेरियाज है जो कि आपके पास इकाइनोडर्म होगा, और ये चिलोन मतलब आपके पास इसमें भी तीनों जर्म लेयर देखने को मिल जाएंगी। ये फोटो देखिए,
लिखा हुआ है विच गिवन बिलो डायग्राम हाउ मेनी आर मस्कुलर टिश्यू, पूछ रहा है कितने इसमें मस्कुलर टिश्यू है। ये देखिए कार्डियक मसल है, मस्कुलर टिश्यू होगा। ये आपके पास स्मूथ मसल है तो ये मस्कुलर टिश्यू होगा, लेकिन ये है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये मस्कुलर टिश्यू नहीं है। और ये है यूनिसेलुलर एपिथेलियल ग्लैंड, ये क्या है, यूनिसेलुलर एपिथेलियल ग्लैंड है। और एपिथेलियल ग्लैंड है कैसी है, तो यूनिसेलुलर है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो आपके पास आंसर तो ये सी और डी हुआ ना, मतलब दो ही हुए जो मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आएंगे, और दो हुए तो आंसर 4 हो जाएगा। दो हुए तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ फैमिली, कौन सी, मालवेसी। मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। हिबिस्कस रोजा सेनेंसिस, बिल्कुल गुड़हल होगा। एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस, इसी को हम कहते हैं ओकरा। ओकरा मतलब भिंडी, मतलब लेडी फिंगर, ये भी होगा। और गॉसिपियम एर्बोरियम आपके पास ये क्या है, कॉटन, ये भी होगा। कैजनस कैजन, ये कैजनस कैजन एक लेग्यूम प्लांट होता है। क्या सा प्लांट होता है, लेग्यूम प्लांट है, ये लेग्यूमिनोसी का है। और सोरगम बुल्गेरी ये पोएसी का है। तो आपके पास 3 ऑप्शन सही हैं, तो आंसर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला बता दो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेंबर्स मैमेलिया। मेंबर्स मैमेलिया के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओनली 3 and 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट, मैमल्स में ओनली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट होगा, 4 चैम्बर, डबल सर्कुलेशन, आर्टीरियो वेनस हार्ट और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। 3 नहीं होता, गलत बात। लिखा हुआ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट टाइप, यस, यहाँ लार्वल स्टेज नहीं होती, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओनली कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, मैमेलिया में सिर्फ कार्टिलेजिनस प्रेजेंट है, हम कहेंगे नहीं है, इसमें तो बोनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोनी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, ये बात सही है। और ऑल आर वार्म ब्लडेड, मतलब होम्योथर्म्स होते हैं, ये भी ठीक है। तो आपको बताना है कितनी बातें सही हैं। तो मुझे बी सही लग रहा है, सी सही, डी सही लग रहा है, और ई, बी डी ई, क्या सेकेंड ऑप्शन सही है, बी डी ई सेकेंड ऑप्शन सही है बेटा। मुझे तो बी डी ई सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, 146। चलिए अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन 147 लिखा हुआ, इन डाइकॉट लीव साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें कैसा वेनेशन पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और रेटिकुलेट वेनेशन में वेन वेनलेट्स में बदलती जाती हैं और उसका डायमीटर कम होता जाता है, तो वैस्कुलर बंडल भी जो है उनका भी साइज उसी हिसाब से वेरी करेगा। फिर लिखा हुआ, इन डाइकॉट लीव एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर्स नो स्टोमेटा। भाई साहब एबैक्सियल पर ही तो पाए जाते हैं, एडेक्सियल पर कम पाए जाते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। तो ये वाली बात गलत हो गई, स्टेटमेंट 1 सही दूसरा गलत। और इस तरह से आंसर सेकंड बनेगा। इस तरह से आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। चलिए अगला 148, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है और आपको लिम्बिक सिस्टम सेक्सुअल बिहेवियर को, मोटिवेशन को, फियर को, रेज को, ये सब कंट्रोल करता है। फर्स्ट हो गया मेडुला ओब्लोंगेटा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, आपके पास रेस्पायरेशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब हम बात करें गैस्ट्रो रिफ्लेक्स जो होंगे, पेरिस्टेल्सिस वगैरह, वो कंट्रोल करेगा। पोन्स इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये बात सही है। और न्यूरो सिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती है, ये बात भी सही है। तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर सेकंड बन गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इंटरकैलेटेड डिस्क हार्ट में पाई जाती है और वॉलेंट्री नेचर की होती है, ये गलत है। हार्ट में पाई जाती है तो ठीक है, लेकिन वॉलेंट्री नहीं होती। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन कोलेजन फाइबर भी होते हैं, यस। स्मूथ मसल फाइबर या मसल इंटेस्टाइन में होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है।
फिर बाद में लिखा स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्री नहीं होती, ये तो वॉलेंट्री होती है। तो ये वाली बात गलत हो गई। सही बात बी और सी। आंसर 149 का फर्स्ट बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? 149 का फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। भाई साहब देखिए मैचिंग करिए। ये आई ए ब्लड ग्रुप ए बनाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड। आई ओ और आई ओ ये ब्लड ग्रुप ओ बनाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। आई ए और बी को डोमिनेंस के साथ ब्लड ग्रुप ए बी बनाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और आपके पास आई बी और आई ओ ये ब्लड ग्रुप बनाएगा बी, ये हो जाएगा आपके पास 4। सी का क्या हो जाएगा? 4। और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। आंसर देखिए पहला ही आ रहा है, पहला ही देखिए आंसर आ रहा है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 151 लिखा हुआ इंटरफेज लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। आपको पता है सेल साइकिल की 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और एम फेज। मोर देन 95% टाइम टेक्स इंटरफेज, लेस देन 5% टाइम टेक्स एम फेज। तो यहां पर आप लिख सकते हो मोर देन कितना परसेंट? 95%। 151 का फर्स्ट। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। मेनोपॉज। मेनोपॉज आपके पास अराउंड द 50 इयर्स पर होता है, मतलब अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, एग जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट। जबकि 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन की होती है, ये भी सही है, सेकेंड हो गया। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही मैचिंग है। और FSH अटेन करता है पीक लेवल अबाउट द 40th डे, तो ये भी बात सही है। आपको पता है अबाउट द 40th डे एस्ट्रोजन भी पीक पर होता है, FSH भी पीक पर होता है और LH भी पीक पर होता है, ये तीनों पीक पर होते हैं। ठीक है, तो मैचिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सही है। और इस तरह से आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? सेकंड। बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला लिखा हुआ है कि द करेक्ट मैच बताना है आपको। करेक्ट मैच 3 कार्बन का कौन सा कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड मुझे पायरुवेट एसिड दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 4। 4 कार्बन का कंपाउंड यहां पर फ्यूमेरिक एसिड दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 3। 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। ये आपको क्रैब्स साइकिल में लिखा हुआ है इनके कार्बन की संख्या। 4, 3rd, 2nd, 1st। 4, 3rd, 2nd, 1st, आंसर फर्स्ट बन गया है। ठीक है बेटा, अगला देखिए। लिखा हुआ है प्रो फोटोसिंथेसिस इज एंडरगोनिक। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है, लगती नहीं है। ठीक है, एक्सरगोनिक की बात नहीं है। एनाबोलिक प्रोसेस होता है, एनर्जी लगती है। फोटोकेमिकल प्रोसेस है, रिडक्टिव है, जिसमें CO2 का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज में बदलता है। पहला ऑप्शन सही। एंडरगोनिक, फोटोकेमिकल, एनाबोलिक और रिडक्टिव प्रोसेस। हेक्सागोनिक बाकी सब में लिखा हुआ है नहीं। आगे देखिए, मल्टीलोड 375 आर अ टाइप ऑफ नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। भाई साहब ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होता है और मेडिकेटेड है, गलत बात। और लिपेज लूप के लिए लिखा है कॉपर रिलीजिंग में, नॉन मेडिकेटेड में आता है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। 156 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलिए सॉरी 5, 156 पर आते हैं। लिखा हुआ द क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरी करते हैं फ्रॉम 1 पर सेल से, और 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में, जो कि एक ही सेल का है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। जबकि बाकी में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट वेरी करते हैं इन द मेसोफिल सेल। सही बात। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। आउट ऑफ 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। बिल्कुल बात सही है। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में जो क्लोरोप्लास्ट की होती है वो रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है। दोनों बातें बिल्कुल सही। आंसर क्या बनेगा? 4। 156 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। आगे देखिए, लिखा हुआ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वही जो आसानी से मिल जाए,
इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, जब तक यूज करें तब तक प्रेगनेंसी ना हो, उसे हटाने के बाद प्रेगनेंसी हो जाए, और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट हो, तभी हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट बोलेंगे या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे। फिर लिखा नेचुरल मेथड वर्क्स, प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवर स्पर्म मीटिंग। सही बात, हम क्या करते हैं कि भैया नेचुरल मेथड्स में जैसे कि नाम लिया जाए लैक्टेशनल एमेनोरिया का, विड्रॉल मेथड का, या फिर क्वाइटस इंटरप्टस का, है ना, और आपके पास कहा जाए तो आप ये बात को समझिए, इन सारे मेथड्स में हम एग को स्पर्म से या स्पर्म को एग से मिलने नहीं देना चाह रहे, हम फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर रहे हैं। तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर फर्स्ट नहीं फोर्थ बनेगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। 158 प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। क्या आपको पता है प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? HCG करता है, HPL करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, रिलैक्सिन वगैरह भी करता है। फिर लिखा हुआ है द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मोरुला ब्लास्टुला में बदलता है। ब्लास्टोसिस्ट हम कब कहते हैं? जब ब्लास्टोसील कैविटी दिखाई देती है। 64 सेल स्टेज की बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। 158 159 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के रिस्पेक्ट में करेक्ट बात बतानी। साइटोकाइनिन हेल्प करता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बिल्कुल, एपिकल डोमिनेंस को करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है और इसे रोकने वाला वो है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है वो लेटरल ब्रांचेस को प्रमोट नहीं करता बढ़ने को, लेकिन साइटोकाइनिन लेटरल ब्रांचेस को बढ़ने में प्रमोट करता है। लिखा हुआ है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन डिले इन लीफ सेनेसेंस। कहते हैं कि लीफ जो जो मैच्योर लीफ है या फिर ओल्ड लीफ है उनमें मोबाइल मतलब न्यूट्रिएंट का रीमोबिलाइजेशन कराकर उन्हें गिरने से बचाता है, रोकता है। फिर लिखा था हेल्प इन प्रोड्यूस न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं साइटोकाइनिन को लेकर, 4 हो जाएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ एज द सीड मैच्योर एंड एंटर द स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। जब भी कोई सीड मैच्योर होकर डॉर्मेंसी में जाता है तो सबसे पहले 10 to 15% बाय वेट उसमें से क्या कम होता है? पानी, मतलब वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिकल एक्टिविटी ऑफ सीड स्लो डाउन हो जाती। तीनों बातें बिल्कुल सही। अगला देखिए, ड्रूप फ्रूट में मस्टर्ड लिखा हुआ है। मस्टर्ड ड्रूप फ्रूट तो है, टाइप ऑफ फ्रूट तो है, लेकिन ड्रूप का एग्जांपल कोकोनट है, मैंगो है। मस्टर्ड एग्जांपल नहीं है। मस्टर्ड में तो जो फ्रूट का टाइप पाया जाता है उसका नाम होता है सिलिकुआ या सिलिक्यूला। एल्यूरॉन लेयर प्रोटीन की बनी है और वो हैप्लॉइड नेचर की नहीं होती, ये तो ट्रिप्लॉइड होती है, क्योंकि ये लेयर है एंडोस्पर्म की। जो प्लॉइडी एंडोस्पर्म की, वही आपके पास प्लॉइडी होगी किसकी? एल्यूरॉन लेयर की। स्क्यूटेलम हम सिंगल कॉटिलिडन को कहते हैं, मोनोकॉट में पाया जाता है, सही है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ये भी सही है। सी और डी सही है। करेक्ट ऑप्शन निकालना बेटा, क्या बनेगा? सी और डी। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। आगे देखिए 162 161 आपने देख लिया है, 162 की बात कर रहे हैं। देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू द टिश्यू। याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करती है। कहां पर? टिश्यू पर। और टिश्यू से 4 ml CO2 को डिलीवर किया जाता है। कहां पर? एल्वियोलाई पर। याद रखिएगा, जवाब क्या होगा? 5 ml। What is not true statement about bundle sheath cell? कौन सी बात सही नहीं है? किसके लिए? बंडल शीथ सेल के लिए। इन द मेज। मेज कौन से प्लांट में आता है? C4 प्लांट में आता है, जिसमें 2 तरह की फोटोसिंथेटिक सेल है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल बाहर, बंडल शीथ सेल अंदर। मीजोफिल सेल की मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटिवली थिन है, गैसेस एक्सचेंज होगा, जबकि बंडल शीथ सेल थिक वॉल के साथ गैस मतलब जो है ना गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, इम्परवियस होगा।
लिखा हुआ दे हैव न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, ये बात सही है। इंटरसेलुलर एब्सेंट होते हैं, ये बात भी सही है। देयर वॉल आर नॉट इम्परवियस, इम्परवियस होगा, नॉट इम्परवियस की नहीं। और लिखा हुआ देयर वॉल इज थिक, ये बात सही है। गलत बात निकालनी थी तो थर्ड बनेगी, ठीक है। अगला देखिए, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट ऑफ द सेल फ्रैगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट। बिल्कुल, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल नहीं होते, सेल के टुकड़े होते हैं, और जिस सेल के टुकड़े हैं उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। और मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट ही आपके प्लेटलेट्स कहलाते हैं, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फिर लिखा प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। बिल्कुल, अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाए तो कहा जाता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो दोनों बातें सही है और आंसर आपके पास 164 का 4 बनेगा। अगला बताएं, लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने कहा फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर। बाकी ग्लाइकोलिसिस में और क्रैब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल का फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में नहीं, ठीक है। चलिए, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां चलता है, तो आप लिख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए अगला बताइए 166, लिखा हुआ द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस as the cell mature and the secondary wall is formed on inner side of the cell। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने बाहरी तरफ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से प्राइमरी वॉल जो उसके बाहर है वो धीरे धीरे डिमिनिश होगी। हो सकता है पूरी तरह से खत्म हो जाए, हो सकता है पैचेस के तौर पर पाई जाए। लिखा हुआ है एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ सेल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन 1972, और इस मॉडल का नाम है फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। क्लियर बात है कि नहीं, दोनों बातें सही हैं। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। सही बात है, वेरी लो टेम्परेचर पर एंजाइम लेवल क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो उसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। जबकि हाई टेम्परेचर जो है उसमें भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसका रीजन एंजाइम का डीनेचुरेशन है। कहते हैं एक बार डीनेचर्ड एंजाइम नॉर्मली काम नहीं करते, लेकिन इनएक्टिव एंजाइम जो लो टेम्परेचर की वजह से वो टेम्परेचर बढ़ने पर वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉर्मल काम करने लगते हैं। लिखा हुआ है एट वेरी लो टेम्परेचर प्रोटीन आर डीनेचर्ड। तो वेरी लो टेम्परेचर पर ये काम नहीं होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पर यह काम होता है। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। इस तरह से आंसर 167 का सेकंड बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 168। लिखा हुआ इन कैस्टर एंड मेज ऑटोगैमी प्रिवेंट्स बट नॉट गाइटेनोगैमी। तो कहते हैं कि यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो हैं, लेकिन मोनोइसियस प्लांट पर, कहने का मतलब दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हैं। कहने का मतलब इसने ऑटोगैमी तो रोक लिया, गाइटेनोगैमी को नहीं रोक पाया, ये बात सही है। और रीजन में कैस्टर और मेज फॉलोज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पिस्टिलेट और स्टैमिनेट, बट प्लांट कैसा है, प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल टर्म एक्चुअली यूज नहीं करते, आप इसमें लिखिए मोनोइसियस, ठीक है। तो ये रीजन भी सही है, क्योंकि क्यों इसने गाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाया, क्योंकि एक ही प्लांट पर 2 सेक्स वाले फ्लावर प्रेजेंट हैं। अलग अलग प्लांट पर होते तो ऑटोगैमी भी रुक जाता, गाइटेनोगैमी भी रुक जाता। तो आप बताइए, असर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर आपके पास 4 बनेगा। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए 169 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के स्टेप की बात कर रहा है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द एल्वुलर वॉल होती है,
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, बिल्कुल होता है। फिर बाद में डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द टिश्यू, और बिल्कुल। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन इंटरनल। तो आपके पास तीनों स्टेप होते हैं, आंसर ऑल होगा। 170 टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स आर। टिपिकल मतलब कभी भी ग्रोथ कर्व की बोला जाए तो हम रिसोर्सेस कभी अनलिमिटेड नहीं मानते, लेकिन जब भी लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से कोई भी ग्रोथ का कर्व लोगे तो वो सिग्मॉइड नेचर का ही आएगा। कैसा आएगा? सिग्मॉइड। तो आंसर 170 का क्या हुआ? थर्ड। तो ये था FST 28 जिसे हमने डिस्कस किया है 136 से 170। आगे के क्वेश्चन आप विक्रम सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन और पेपर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सर्विस 28, जो कि 22 दिसंबर 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर का ही बढ़िया था, आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आपसे बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर, डॉक्टर अली सर, जिन्होंने पेपर का बहुत ही वेल एक्सप्लेन किया है। 101 से लेकर 170 तक और 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सन 171 से लेकर 200 तक का क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, पेपर आज काफ़ी बढ़िया था, आप सभी बच्चों ने हिस्सा लिया, क्योंकि सवाल आज काफ़ी वैरायटी के थे और काफ़ी पेपर लेंदी था। कोई बात नहीं, आपको हर तरह का पेपर दिया जाएगा, कभी आसान आएगा, कभी थोड़ा मॉडरेट आएगा, कभी लेंदी आएगा, कभी टफ आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, से द करेक्ट स्टेटमेंट, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन सम पीपल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। पूछिए कैसे? आपके ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर में उन्होंने बताया है कौन कौन से एलर्जी के कारक हैं, दैट इज एलर्जेंस। उसमें पॉलन भी है, ठीक है, माइट्स भी है, याद रखिएगा। तो उन्हें पॉलन का बताया, तो एलर्जी काज करता है भाई। और पॉलन गेन्स आर जनरली स्पेरिकल मीजिंग अबाउट, ये बात सही है कि पॉलन गेन की अगर हम बात करें तो एक तो होता है 2 सेल कंडीशन और एक होता है आपका 3 सेल कंडीशन, 2 मेल गैमिट और एक गैमिट। लेकिन जो इसका डायमीटर होता है मिलीमीटर नहीं होता, वो माइक्रोमीटर होता है, इसलिए सेंटेंस गलत है भाई। ठीक, अब देखिए, हमें बताया गया था कि पॉलन गेन के 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। एक आपका बाहर वाला ये ऐसे ऐसे एक्साइन और अंदर यूनिफॉर्म इंटाइन। कुछ जगहों पर ये जो ऐसे ऐसे एक्साइन है ये एब्सेंट होता है, इसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्मपोर। क्यों? क्योंकि पॉलन ट्यूब का इनिशिएशन यहीं से होना है। और कमाल की बात यह है कि जो आपका एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है पूरे बायोलॉजी वर्ल्ड में। और इसे अब तक कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल डिग्रेड खत्म नहीं कर पाया। इसका मतलब अगर किसी के ऊपर इसको हम एज ए फॉसिल्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। भाई, जो चीज़ खत्म नहीं होगी वो जीवाश्म के रूप में तो रखी जा सकती है। तो ये कहते हैं कि वो किसकी प्रेजेंस की वजह से आप पॉलन गेन को एज ए फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पोरोपोलिन की वजह से। और ये डिसकंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? कुछ जगहों पर ये एब्सेंट होता है, जिसको बोलते हैं जर्मपोर, जहाँ से क्या निकलता है? पॉलन ट्यूब। और जो इंटाइन है वो पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है, याद रखिएगा भाई। तो नो एंजाइम दैट, ये बिल्कुल ठीक है। और इंटाइन और एक्साइन जो है ये किसके लेयर है? पॉलन ग्रेन के लेयर है भाई, पॉलन ग्रेन के लिए। तो ये गलत हो गया। लेकिन प्लॉइडी ऑफ जेनेटिव सेल, अब देखिए मैं कह रहा हूँ पॉलन ग्रेन खुद हेप्लॉइड है, इसके अंदर जेनेटिव सेल वो भी हेप्लॉइड होती है। और एम्ब्रियोसाइट की जितनी सेल होती है वो सब हेप्लॉइड होती है, चाहे एंटीपोडल हो, चाहे आपकी सिनर्जिड हो, चाहे एक सेल हो, और चाहे आपकी पोलर न्यूक्लियाई हो। तो मैं कह रहा हूँ जेनेटिव सेल हेप्लॉइड, सिनर्जिड हेप्लॉइड और फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल माइक्रोस्पोर, ये सब हेप्लॉइड है। तो इनकी मतलब इनकी प्लॉइडी सेम होगी। तो मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे सी सही दिख रहा है, मुझे ए ई, दैट इज ACE फर्स्ट आंसर भाई। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में प्रॉपर स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट समय समय पर आते गए। उन्हीं में से साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया? प्रिज्म लिया था और एक एल्गी लिया, क्लेडोफोरा। ये ऑक्सीजन का इवॉल्व करती थी और इन्होंने देखा एक रीजन में सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया आकर के सस्पेंड कर गए। ठीक, तो इन्होंने प्रिज्म लिया था, क्लेडोफोरा लिया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, इन्होंने प्रिज्म नहीं लिया था। जॉन इंगेनहाउस ने क्या किया? एक बार सनलाइट रखा, ठीक है, एक बार सनलाइट नहीं रखा, तो उन्होंने लाइट के इसेंशियलिटी को बताया, ये गलत है। और कॉर्नेलियस वॉन नीले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था और इन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से ये कंफ्यूजन है कि जो आपका ऑक्सीजन आता किससे है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में H2O की जगह पर ये H2S इस्तेमाल करते हैं और सल्फर या सल्फेट निकलता है। तो इन्हीं का आइडिया था कि जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस में वो वाटर से आती है, ना कि CO2 से, याद रखिएगा। तो इनका एक्सपेरिमेंट भी इससे नहीं था। दैट इज फर्स्ट TW इंगलमैन, और इन्होंने एक्सेल स्पेक्ट्रम ढूंढा भाई। अब देखिए लिखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एलन। आपको इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये NH2 एमिनो ग्रुप, ठीक, और ये SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ऐसे COOH, इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। अब एलानिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो COOH H और ये रहा NH2 ऑब्लिक CH3, तो एक ग्रुप मुझे दिख रहा है, तो एलानिन में कितना होगा, एक, ठीक। अब देखिए मैं पामेटिक एसिड को देख रहा हूं, ये वो फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन होते हैं, तो 14 तो ये हो गए और प्लस CH3, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना, एक। अब मुझे ये दिख रहा है, ये मैदान से बाहर, ये बाहर, ये बाहर, सेकेंड आंसर। अब देखिए जब आप सेरीन की बात करेंगे तो वहां पर ये हट करके CH2OH ग्रुप आ जाएगा बच्चों। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका मतलब न्यूट्रल एमिनो एसिड में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ऐसे ही वैलिन को ले लीजिए, वैलिन में भी OH ग्रुप जो होगा एक ही होगा भाई, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया मेरा, फर्स्ट। अब अगर एराकिडोनिक एसिड पूछा जाए तो उसमें ये कार्बन कितना हो जाएगा, 18, उसमें भी एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दैट इज सेकेंड आंसर। सेलेक्ट द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स पूछ लिया गया तो सबसे पहले ये दोनों मैदान से बाहर हो गए भाई। ये तो आपका नाइट्रोसोमोनास है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक, और ये हेटेरोट्रॉपिक होगा नहीं। और माइकोप्लाज्मा हम मान रहे हैं कि हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स है, ठीक। तो ये दोनों तो पहले मैदान से बाहर। अब देखिए C नहीं होगा, B नहीं होगा, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। अब प्लांट देख लीजिए, प्लांट तो भाई साहब ऑटोट्रॉफिक ही होता है बच्चों, तो भाई ये भी मैदान से बाहर। अब D वाला गया, बचा हमारा AEF। तो कभी कभी मान लीजिए आप डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन ना निकाल पाए तो इनडायरेक्ट तरीके से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जब मैं जान गया कि ये दोनों आपके प्रोकैरियोट है, ये दोनों पहले मैदान से बाहर, और मैं ये जान गया कि पोरफायरा एक क्या है, रेड एल्गी है, जो कि फोटोसिंथेटिक आट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक ये हो नहीं सकती। तो मुझे A, E और F। वैसे भी ये बताया गया था कि एक आपका किंगडम एनिमेलिया और एक किंगडम फंजाई, ये टोटली हेटेरोट्रॉपिक हैं भाई, ये हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। तो एंजल फिश तो आपको पता है ये ऑस्टिथिज एक एनिमल है, अल्टरनेरिया फंजाई है, एम्फीऑक्सस आपका सिफेलोकॉर्डेट का मेंबर है, ये भी आपका क्या एनिमेलिया है। ये दोनों एनिमल हैं, ये फंजाई है। AEF ये आपको इसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगला सवाल, कोलेजन फाइबर। आपको ये बताया गया था कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, इसमें तीन चीजें होती है, एक सेल, एक मैट्रिक्स और एक फाइबर। इन तीन चीजों से मिलकर कंटिन्यूस बनता है, और जो ये सेल होती है यही मैट्रिक्स बनाती है और यही फाइबर बनाती है, और ये सेल स्पेशलाइज होती है। अगर मैं बोन की बात करूं, बोन, तो बोन में होगा ऑप्टिक थिज, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट होगा, ठीक है, और नहीं, बोन में होगा ऑस्टियोसाइट, सॉरी बच्चों, बोन में होगा ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट, और एरियोलर टिश्यू में होगा फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका मतलब जो सेल होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, और यही मैट्रिक्स और यही फाइबर दोनों बनाती है। जो मैट्रिक्स होता है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड या मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड का होता है, और जबकि फाइबर जो होता है वो मेनली कोलेजन होता है, या आपका इलास्टिन भी हो सकता है, ठीक। तो और लेकिन जब आप ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में मैट्रिक्स और सेल तो है बच्चों, लेकिन फाइबर एब्सेंट होता है, ये फाइबर नहीं होता। तो ब्लड तो पहले गया मैदान से बाहर, तो डी वाला कभी नहीं होगा, ठीक। डी वाला, ये दोनों पहले मैदान से बाहर। और टेंडन आपको पता है एक प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, डेंस रेगुलर, और कार्टिलेज स्पेशलाइज है, और ये क्या है, लूज है। तो ए बी सी थर्ड आंसर। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू को इसके बाद में क्लासीफाई किया गया, क्या चीज, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। तो जब आप लूज की बात करते हो तो उसमें एरियोलर एडिपोज, और जब आप डेंस की बात करते हो तो उसमें रेगुलर इरेगुलर। तो रेगुलर का एग्जांपल टेंडन लिगामेंट है, ABC, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए बैसिलस थुरिनजेंसिस में आपकी BT जीन होती है,
बीटी जीन, जिससे आपकी एक होती है इसके पास क्राइजीन होती है, इसी को बीटी जीन भी बोलते हैं, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन बोल सकते हैं। क्राइजीन होती है, और क्राइजीन क्या बनाएगी, क्राई प्रोटीन, बिल्कुल ठीक। तो मुझे A4 दिख गया, ठीक, मुझे A4 दिख गया। थर्मस एक्वेटिकस वो ऑर्गेनिज्म था जिससे एक प्रकार का टैग पॉलीमरेज निकाला जाता था, और इस टैग पॉलीमरेज की खास बात ये थी बच्चों कि ये हाई टेम्परेचर अनीलिंग स्टेप या एक्सटेंशन स्टेप में भी काम करता था प्रॉपरली, और ये थर्मोस्टेबल था, इसीलिए इसका उपयोग वरना नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से काम चल सकता। लेकिन टैग पॉलीमरेज भी एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज ही है, दैट इज A3। अब एग्रोवेक्टर टीमोफेसियन आपको बताया गया था कि बायोटेक में एलियन डीएनए को किसी होस्ट पहुंचाने के लिए वेक्टरलेस मेथड और वेक्टर भी थे। वेक्टर डिसआर्म्ड पैथोजन था, डिसआर्म्ड पैथोजन में रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम होता है, तो एक प्रकार का ये वेक्टर है भाई, क्लोनिंग वेक्टर। और साल्मोनेला टाइफूमेरियम से ही सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था भाई। इसके नेटिव प्लाजिड में बाहर से कहीं से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ला के लगाई गई थी, ठीक है, और जिसे हार्वर्ड बोस्टन कोहेन ने इस पर काम किया था भाई। तो ये पहला रिकमेंडेशन इसी से बना था, दैट इज डी, ठीक। अब मुझे A4 दिख गया, मुझे B3 दिख गया, ठीक, मुझे A4 दिख गया, उसके बाद ये B3, हाँ B3 दिख गया, और मुझे C1 और D2 दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, 4th। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 177। 177 में लिखा है रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज। बच्चों इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए हम क्वेश्चंस के सेंटेंस का मतलब निकालते हैं, और 4 में से बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से हम चीज़ों को अपने आंसर को रेक्टिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका आंसर पहला लिखा है ये सेलेक्टेबल मार्कर, मैं मानता हूँ। आप हमसे कहोगे सर कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन लिखा होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अगर मैं एंटीबायोटिक्स लिखा है, ठीक, एंटीबायोटिक्स, तो ये हम केमिकल भी सपोज कर सकते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन भी सपोज कर सकते हैं, दोनों। अब देखिए टू डिटेक्ट द एलियन डीएनए, ये तो पूरी तरह गलत है, और जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है वो होस्ट प्लांट को डिजीरेशन बढ़ाने के नहीं होता। अब बचा मैटर इसमें, हमें पता है एक मीडियम में आपका डिजायर्ड माइक्रोब्स या डिजायर्ड बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, और इसी में बाई मिस्टेक से अनडिजायर्ड बैक्टीरिया भी ग्रो करे, तो अब यहाँ पर ये नहीं, अनडिजायर्ड को हटाने के लिए आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक पार्टिकुलर पैथोजन बैक्टीरिया के लिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेंशन है इस मीडियम में कि ये बैक्टीरिया फ्री अगर आप कर देंगे तो हमारा अनडिजायर्ड डिजायर्ड दोनों ही फ्री हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि हम अनडिजायर्ड को हटा रहे हैं कि डिजायर्ड को हटा रहे हैं। तो 4 में बेस्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सपोज करते हुए आंसर को पहला ही क्लियर करेंगे। इसी देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पर आंसर ये सेलेक्टेबल मार्कर ही लिया गया है, ठीक है। तो मीडियम बैक्टीरिया फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया फ्री कर देंगे तो हमारा मीडियम में कोई बैक्टीरिया या हमारा कोई माइक्रोब रहेगा ही नहीं, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट हम बनाएं कैसे। तो आंसर को क्लियर करने के लिए हमने सेलेक्टेबल मार्कर इसका आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिजायर्ड अनडिजायर्ड लिखा नहीं है, और ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। तो 4 में ऑप्शन चुनने के लिए वी कैन सपोज कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की बात हम कर रहे हैं, दैट इज आंसर फर्स्ट। अब देखिए कहते हैं कि किसी का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये हो भी सकता है और नहीं भी। कमाल की बात है, ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा है लेकिन है बड़ा कंसेप्चुअल। आपसे पूछा गया फेट मतलब भविष्य, ठीक, भविष्य। अब सपोज दैट मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं, जिंदा रहूंगा तो पढ़ाने वापस आऊंगा कल कोचिंग, नहीं जिंदा रहूंगा तो सीधा पहुंच जाऊंगा शमशान घाट पे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ये कहूँ कि कल मैं कोचिंग आऊंगा ही, ये बात 100% सत्य है, तो मैं गलत हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि कल मैं पहुंच जाऊंगा शमशान घाट पे 100%, तो भी ये गलत है। तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को बात को समझिए, यहाँ पूछा गया है कि एक होस्ट है, इसके अंदर आपने अपना डिजायर डीएनए एलियन डीएनए डाला, इसके 3 भविष्य निकल के आते हैं। आपकी किताब में बताया गया पहला भविष्य ये है, अगर इसके पास ओराई है, मे बी अगर इसके पास ओराई है तो ये इस होस्ट के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, अपने आप करेगा। और अगर इसके पास ओराई नहीं है तो ये क्या करेगा, इस होस्ट के जीनोम से जुड़ के इनकारपोरेट हो जाएगा और इन्हीं के साथ रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बनाएगा। और अगर ये दोनों ना कर पाया तो ये क्या कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिजेनेरेट हो जाएगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं इसके 3 भविष्य हैं, कौन सी चीज होगी ये हमें नहीं पता,
भाई फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इसी सेंस पर है कि आप किसी चीज को 100% सर्टेन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ये हो सकता है। भाई मैंने कहा ना हो सकता, मैंने कहा कि हाँ कल कोचिंग आना है, मैं अगर ये कहूँ कि कल मैं 100% कोचिंग आऊँगा तो मैं भी गलत हूँ और सुनने वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे कल का पता ही नहीं कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। समझ गए आप लोग? तो ये क्वेश्चन इसी सेंस पे है कि ये एलियन डीएनए इस आपके होस्ट के सेल में जाएगा, अगर इसके पास खुद की ओराई है तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेट, और अगर इसके पास ओराई नहीं है तो ये होस्ट डीएनए से क्या करेगा, जुड़ेगा, इनकॉर्पोरेट होगा और अपनी कॉपी बनाएगा। ये दोनों ना कर पाया तो ये डीएनए कर जाएगा। अब देखिए लिखा है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी ऑफ सेल। अब देखिए इन्होंने कहीं पर भी में नहीं लगाया, ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली प्रोजेनी के सेल्स में जाएगा और रिप्लिकेट करेगा। नहीं सर ये गलत है, ये फ्यूचर नहीं हो सकता, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। फिर लिखा इट मे गेट, ये हो सकता है कि जो रेसिपिएंट है ये होस्ट उसके जीनोम से इंटीग्रेट कर जाए। हाँ ये ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर लिखा इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद होस्ट, बिल्कुल सही, ये अपने आप मल्टी कर जाए, हो सकता है। अब लिखा एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गलत है भाई। ये कह रहे हैं कि जो एलियन डीएनए है ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा। नहीं ये गलत है, बन भी सकता और नहीं भी। फिर लिखा इट शो इट रेप्लिकेट, नहीं ये रेप्लिकेशन शो करेगा तब जब इसके पास ओराई है, और यहाँ कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में इस पीस ऑफ डीएनए के पास ओराई है या नहीं, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। तो भविष्य मैंने क्या कहा, रेप्लिकेट कर सकता है, नहीं कर पाया तो जुड़ सकता है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए केवल बी और सी, क्योंकि ये दोनों में लगा करके इसके भविष्य को बता रहे हैं, ये भविष्य को निश्चित नहीं कर रहे हैं। बी और सी, दैट इज सेकेंड आंसर। बहुत से बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ओराई मेंशन नहीं है कि इस पीस ऑफ डीएनए के पास ओराई है कि नहीं, ठीक है। इसलिए इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये कहना बिल्कुल गलत है भाई, हो भी सकता नहीं भी। बी, और यहाँ पर इट में गेट लगा है मतलब ऐसा हो सकता है। बी और सी, दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा हुआ था फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यहाँ पर बायो रिएक्टर के लिए कुछ बातें की गई थी। आपको बताया गया था कि मान लीजिए आपको अपना डिजायर डीएनए मिल गया, तो इस मिलने का आप करें क्या, आपको तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना था ना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना था। इसीलिए 100 से 1000 लीटर की कैपेसिटी वाले कुछ वेसल्स थे जिनको क्या नाम दिया गया था, बायोरिएक्टर। क्यों बायोरिएक्टर? क्योंकि आप माइक्रोब के थ्रू या किसी लिविंग बॉडी के थ्रू कुछ चीजों को निर्माण कर रहे थे। आप खुद सोचिए 5 लीटर के कुकर में 10 लोग की सब्जी दाल बन जाती है, तो सोचिए 100 से 1000 लीटर कितना बड़ा होगा। शादी ब्याह में 30 किलो का 40 किलो का आपका बड़ा भगोना है, सब कुछ इस्तेमाल होता, सोचिए कितने लोग खाना बन जाता है। लेकिन यहाँ 100 से 1000 से लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, इसलिए भाई स्मॉल स्केल कल्चर तो पहले ही गलत हो गया, ये बात याद रखिएगा। स्मॉल स्केल थोड़ी, ये 100 से 1000 लीटर बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है मोस्ट कॉमनली जो है स्टेरिंग टाइप का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें चीजों को हम मिक्सअप कर सकें ऐसे चम्मच से, उस पर बना होता है। फिर लिखा बायोरिएक्टर के पास अपने एजिटेटर सिस्टम मतलब घुमाने वाला, एक ऑक्सीजन की डिलीवरी सिस्टम होती है, फोम कंट्रोल सिस्टम और पीएस कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सब होते हैं, सैंपलिंग पॉड भी होता है, सही है। फिर लिखा बायोरिएक्टर के पास ऑप्टिमम, अब देखिए ये जितनी कंडीशंस बनाई जाती हैं, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट जो भी होता है, सबकी ऑप्टिमम कंडीशन दी जाती है। क्यों दी जाती है सर? क्योंकि हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम स्केल पे चाहिए, और जब मैक्सिमम स्केल पे चाहिए तो भाई हम हर चीज ऑप्टिमम रखेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपको गाय के से दूध लेना है तो आप उसको चारा ठीक से खिलाएंगे, घोड़े को अगर रेस में दौड़ाना है तो उसको ठीक से नाश्ता पानी या जो भी उसका खाना वो देंगे आप अच्छे से, बात को समझिए। तो सारी चीजें ऑप्टिमम रखी जाएंगी, सेकेंड आंसर। फिर लिखा है फॉलोइंग नॉट ए सिलेक्टेबल मार्कर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कुछ नहीं, मैंने अभी बताया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। क्या होते हैं ये? सिलेक्टेबल मार्कर। अब एमपी से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा मेटमॉर्फिन भाई, ध्यान रखिएगा, सेकेंड आंसर। अब देखिए ये कहा गया था कि मोनोकॉट स्टेम में जो आपका अंदर की चीजें होती हैं एंडोडर्मिस की बात वाली, मतलब पेरीसाइकिल हुआ, ये सब आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां पे ग्राउंड टिश्यू होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, एक फॉर्मूला आपके MS² होता है, मैं मोनोकॉट स्टेम स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ठीक है, और क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है, याद रखिएगा। तो मोनोकॉट स्टेम स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, और कैसा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा कौन सा, हाइपोडर्मिस की,
और ये क्या क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो भाई ये तुम्हें ठीक दिख रहा है। अब देखिए मोनोकाट की लाइफ साइकिल बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है, और जल्दी जल्दी जब कोई काम होता है तो जितनी चीजें उसकी लाइफ साइकिल जरूरत होती है, पानी और खाना दोनों की संख्या ज्यादा होगी, इससे जो जाइलम होता है वो 6 से ज्यादा, दैट इज यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया था पॉली आर्च वेस्कुलर बंडल, याद रखिएगा यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होता है, तो ये ठीक दिख रहा है। अब देखिए कहा गया कि वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके कुछ नाम दिए गए। मैं कह रहा हूँ अगर ये वेस्कुलर बंडल है, ये रहा जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, अगर इस तरीके से अल्टरनेट रेडियाई पर हो तो इनको क्या बोलेंगे सर, रेडियल। ये कहाँ पाया जाता है, रूट में। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से व्यवस्था हो, ये जाइलम ये फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो, इनको क्या बोलते हैं, कंजॉइंट। ये कहाँ, लीफ और स्टेम में। तो सर लीफ में रेडियल नहीं होगा, ये होगा रूट में, तो ये गलत है, हमें इनका पूछा गया फोर्थ आंसर। फिर लिखा है, अब देखिए हार्ट के लिए कई प्रकार की बीमारी बताई गई थी, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल है, कार्डियक अरेस्ट है। वैसे ही ये बताया गया बच्चों कि अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट की, तो यहाँ पर एक कोरोनरी सिस्टम होता है वेसल्स का, जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, क्योंकि हार्ट खुद भी तो एक आर्गन है, जैसे पूरे शरीर को तो ये ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसको भी ब्लड चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर सपोज ये ब्लड का फ्लो हो रहा है और अगर इसमें चीजें जमा होनी शुरू हो जाएं, जैसे कि फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो टिश्यूज है उनकी थिकनिंग हो जाए, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी का एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस है, और इसी की वजह से चेस्ट पेन होता है, मतलब प्रॉपरली ब्लड हार्ट मसल्स को प्रॉपरली ब्लड ना मिल पाने की वजह से हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, तो जिससे हार्ट में चेस्ट पेन होता है। इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है, भाई याद रखिएगा। और आपको मालूम है कि अगर बहुत तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है, जितने वाइटल ऑर्गन, किडनी, लंग्स और लिवर और किडनी और ब्रेन, इन सबको नुकसान पहुंचेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन को, याद रखिएगा। ये किडनी हो सकता है, ये ब्रेन हो सकता है, याद रखिएगा। तो एक्यूट चेस्ट पेन ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है भाई, फोर्थ आंसर। लिखा विच टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइज इंटरकन्वर्ट। आपने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था बच्चों, ग्लाइकोलिसिस, इसमें DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का इंटर कन्वर्जन हुआ था, किससे, फास्फोग्लिसल्डिहाइड से। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, और फंक्शनल ग्रुप सेम रहते हुए अगर चीजें अदला बदली हो तो इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, याद रखिएगा। तो एक प्रकार के आइसोमर, यहीं पर ये एंजाइम इस्तेमाल हुआ था भाई, आइसोमरेज, ठीक है। तो क्या आ गया, आइसोमरेज, दैट इज थर्ड आंसर, इंटर कन्वर्जन। फिर देखिए सीस एंड ट्रांसफेस। आपको गोल्गी बॉडी का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था बच्चों, तो ये रहा इसका कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स, इसी का दूसरा नाम सिस फेस, इसी का तीसरा नाम फॉर्मिंग फेस था। चीजें यहाँ बनती हैं, और फिर यहाँ पे देखिए ये कौन सा फेस था, कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज, और इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। तो भाई सिस और ट्रांसफेज क्या है, गोल्गी बॉडी से, ए सेकेंड, ठीक, एक ए सेकेंड और कहीं है नहीं। आपको मालूम था कि जब माइट्रोकांडिया की आपने स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन था और एक इनर, तो इनर वाला ऐसे 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 फोल्डिंग था, इसी को आप क्रिस्टी बोलते हो। क्रिस्टी जो होता है वो ETS की साइट होती है, तो क्रिस्टी कहाँ हो जाएगा, माइट्रोकांडिया। और थाइलाकॉइड तो आप खुद भी जानते हैं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये, इसमें एक सिक्का थाइलाकॉइड और कई सारे इसमें सिक्के गहना, एक गहना को दूसरे जोड़ने वाला स्टोमा लैमली। तो भाई थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट से मैच करेगा। और आपको तो पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल में जो DNA होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आप क्रोमोसोम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो, यही सेंट्रोमियर है। तो भाई सब सेंट्रोमियर किससे, वो क्रोमोसोम से मैच करेगा, दैट इज D3। तो यहाँ B फर्स्ट दिख रहा है, C4 D3, सेकेंड आंसर। अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट इन मियोसिस 1। कुछ नहीं सर, जब आप मियोसिस 1 में करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा प्रोफेज 1, उसके बाद मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, ठीक, और उसके बाद टीलोफेज 1, ठीक। अब देखिए कमाल की बात,
यहाँ लिखा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अगर जब इनके करेक्ट ऑर्डर निकालने होंगे इवेंट्स के, तो बच्चों इन्हीं के घटने वाली घटनाओं को हम एक सिरे से लेंगे। पहले प्रोफेज में घटने वाली घटना का बात करेंगे, फिर मेटाफेज में घटने वाली घटना का बात करेंगे, फिर एनाफेज, टीलोफेज। अब कमाल की बात है, जितनी चीजें लिखी हैं ये सब प्रोफेज 1 की लिखी हैं। अब एक बार और देखिए, प्रोफेज 1 में भी फर्दर 5 सब स्टेज था। पहले कौन सा था? लेप्टोटीन, फिर था जाइगोटीन, उसके बाद पेकेटीन, और उसके बाद डिप्लोटीन, और फिर डाइकाइनेसिस। ये इस सीक्वेंस में बढ़ते हैं। इसका मतलब इनमें घटने वाली घटनाएं जो होंगी इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ होता है? लेप्टोटीन में। तो भाई साहब ए सबसे पहले आएगा, फिर जाइगोटीन बनेगा सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, फिर बी आएगा, तो ये गलत, ये गलत। फिर इसमें पैकेटिन में क्रॉसिंग और होगी, दैट इज सी, और फिर सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स का टूटना होगा, दैट इज डी, डिप्लोटीन में। तो ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन भले ही मियोसिस 1 लिखा था, एक्चुअल में ये प्रोफेज 1 के ही यूनिट को दिखाया गया है, लेकिन उससे का ये भी तो मियोसिस का ही एक सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में भले ही देखिए सारी चीज सही लिखी हो, आपको ध्यान ये दिखना है कि ऊपर कौन सी हेडिंग पड़ी है, जीनस क्लास ऑर्डर। अब देखिए सोलेनम जो कि आलू, मकोई और बैगन है, उसकी फैमिली सोलेनेसी है, लेकिन ये फैमिली है, ये क्लास नहीं है। समझ गए? तो भाई ऑर्डर इसका क्या होता है? पॉलीमोनियस, इसलिए गड़बड़ है। पैंथेरा का देखिए, पैंथेरा का जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है, क्लास मेमेलिया, गलत लिखा है, ये भी गया काम से। होमो चूंकि हम लोग का जीनस है तो क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा। मस्का मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, इसका क्लास इंसेक्टा सही है, लेकिन भाई साहब ये तो फाइलम है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना था कि आपकी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखी हुई हैं ये इनके अकॉर्डिंग सही लिखी हैं कि नहीं, ये महत्व रखता है। क्योंकि वैसे तो आपका ये भी सही होता, ये भी सही होता और ये भी सही होता, केवल यही गलत जाता अगर आप मैचिंग कराते तो, क्योंकि ऊपर हेडिंग्स पड़ी हुई थी। तो आपको उसका ध्यान रखना, ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ पैंथेरा का ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास मेमेलिया, मस्का का क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये दोनों नहीं सही, क्योंकि हमें क्लास के अकॉर्डिंग मैच कराना था, हमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैच कराना था। तो मुझे तो केवल सी सही दिख रहा है, दैट इज आंसर फोर्थ। अब देखिए सर द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लाइसिन ग्लूकोज और प्राइम। कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अलावा जितना दिए सब प्राइमेट है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, और आपका लिपिड है, फैट है, फैटी एसिड है, और इसके अलावा प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, सब के सब प्राइम मेटाबोलाइट है। फिर लिखा प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 20 टाइप की एमिनो एसिड जब मोनोमर बनती है तब ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मुझे तो ये होमो हेट्रोपॉलीमर नॉट होमोपॉलीमर। स्टार्च और सेलुलोज इन दोनों का जो है वो ग्लूकोज ही क्या है? मोनोमर है। स्टार्च में अल्फा डी है, सेलुलोज में बीटा डी है, लेकिन ग्लूकोज ही मोनोमर है। तो ये क्या होगा सर? ये तो होमोपॉलीमर में जाएगा, याद रखिएगा, ये गलत। और पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाता है, एंजाइम प्रोटीन हो तो रुबिस्को एक एंजाइम है। फिर लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन सेइन। अभी मैंने बताया था कि जब आप सेइन का स्ट्रक्चर देखे थे, COOH, ये H, और ये रहा NH2, और ये रहा CH2H। और जब आप ग्लिसरॉल तो आपको पता ही है, CH2OH, CHOH, CH2OH। और उसके बाद आप एलानिन की बात कर रहे थे, तो यहाँ रहा H, और यहाँ COOH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ NH2। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन। इसका मतलब इन सब में कार्बन एटम सेम है। तो मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे डी सही दिख रहा है, मुझे ए, मेरा आंसर है थर्ड। लिखा सर टाइप ऑफ फ्रूट। बहुत से बच्चे मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि सर फैमिली के सवाल आप दे रहे हैं, आप बॉटनिकल नेम पूछ रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं। हमने उनसे एक ही सवाल कहा, बच्चों आप पढ़ो ना पढ़ो, आपसे भले भूल हो जाएगी, लापरवाही हो जाएगी, लेकिन मैं आपको पेपर से पहले फैमिली की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हम सिखाई देंगे। ठीक है, अब आप उसको जानबूझ के दे रहा हूँ सवाल, ताकि आप इसी बहाने पढ़ो, इसी बहाने आपकी आंखों से सवाल गुजरे। बात को समझिए, ठीक है। चूंकि NMC ने ऐड की है फैमिली, तो भाई कोर्स में तो है। अब कितना पढ़ना है, मैं केवल जनरल चीज़ें ही पूछ रहा हूँ आपसे, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना दे रहा हूँ सवाल, उसको याद करिए। ये सब के सब एक प्रकार के फ्रूट हैं। सिलिक्यूला जो है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में है, ब्रेसिकेसी, या इसके अलावा एक और होता सिलिकुआ, याद रखिएगा। सिप्सेल्ला आपका कंपोजिटिव फैमिली का फ्रूट है,
कंपोजिटी। और कार्सेलस जो है ये मालवेसी का फ्रूट है, ठीक। और जो कैरियोप्सिस है ये पोएसी फैमिली का फ्रूट है। और लेग्यूम तो आप जमाने से जानते हैं सर, ये तो फैबेसी का है, ठीक है। इसका ये सारी फैमिली आपके कोर्स में थी, तो ये सब के सब फ्रूट हैं भाई, याद रखिएगा ऑल, ये सब के सब फ्रूट हैं। अब देखिए ये बताया गया था कि मिलर एटाल नाम के एक मतलब इनके अलावा भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले एक्टिव सब्सटेंस, जिनको उन्होंने काइनेटिन का नाम दिया। और एक प्रकार का ये साइटोकाइन का प्रोटोटाइप है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए कहते हैं प्रिवेंट वाटर लॉस। आपको पता है कि अगर मैं एक पत्ती ऐसे बनाऊं, एक पत्ती मैंने ऐसे बना दिया, ठीक, और इस पे पोर्स होते हैं, आपको पता है इसका नाम स्टोमेटा। और इतना आपको अनुभव है कि जो इवापोरेशन होता है वो सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी होती है। कपड़ों को आप मोड़ के अगर डाल दें तो उतनी जल्दी नहीं सूखता इतना कि फैला के आप सोखें। तो अगर पत्ती की सरफेस पूरा एक्सपोज है तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा, वाटर लॉस होगा। और किसी कारण से अगर यही पत्ती आपकी ऐसे कर्ल होकर मुड़ जाए तो सरफेस एरिया पहले से घट जाएगा, तो वाटर लॉस घटेगा। जो वूली फॉर्म सेल है वो मोनोकाट लीफ में ये काम करता है कि जब पानी प्रॉपर रहता है, टर्जिड कंडीशन रहता है, तो पत्ती को फ्लैट एक्सपोज कर दे सरफेस, ठीक। और जब पानी बहुत कम फ्लैसिड कंडीशन होती है, स्ट्रेस कंडीशन आती है, तो ये पत्ती को ऐसे इनवर्ड कर्ल कर लेता है। क्यों करता है? मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए। क्यों करता है भाई? मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक। और एक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, वाटर कंजर्वेशन। और स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम भी करता है। क्या होता है स्ट्रेस ओवर, ठीक। तो एक तो मुझे ये समझ, और क्यूटिकल तो आपको पता पत्ती पे वैक्सी मटेरियल होता है जो पानी को रोकता है। और ट्राइकोम आपको बताया गया था सूट सिस्टम में पाया जाता है, यूजुअली यूनिसोलर, यूजुअली मल्टीसोलर, में भी यूनिसोलर। और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने वाले इपिडर्मल हेयर्स थे, जैसे कि रूट हेयर। लेकिन रूट हेयर यूनिसोलर था, पानी को ऑब्जॉर्व करता है, ये पानी लॉस को रोकता है। तो ये सभी जो हैं आपके वाटर लॉस को किसी पौधे से प्रिवेंट करते हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि मियोसिस सेकेंड के बाद 4 सेल हेप्लॉइड बनती है जो गैमीट होती है, ठीक। तो 2 सेल नहीं बनते भाई, 2 हेप्लॉइड। हाँ, 2 सेल बनते हैं कब? जब मियोसिस 1 हो जाती है, डेड ऑफ सेल। तो इन्होंने क्या लिखा है? मियोसिस 2 लिखा, तो ये तो गलत हो गया। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कहा मतलब मियोसिस 1 में, और उसमें भी कहा प्रोफेज 1 में, और उसमें भी कहा जाइगोटीन में, ठीक। अब देखिए जो कियास्माटा होता है वो एक्स शेप्ड होता है भाई, एक्सेप्ट कियास्माटा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में बनता है, कहाँ? डिप्लोटीन में बनता है, याद रखिएगा। तो ये भी गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखिए एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो था, ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, इसीलिए इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं, ठीक। और ये हाईली बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है, हाईली बायो डाइवर्सिटी वाला एरिया, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ डेटा दिए गए थे, उन डेटा के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, ठीक। सबसे पहले 3000 की अगर हम बात करें तो ये तो मछलियों का डेटा था, 378 ये रेप्टाइल का डेटा था, 1300 इसमें बर्ड्स का डेटा है, और 427 ये 2 चीज़ों के लिए था, क्या चीज़? एम्फीबिया और मैमल। इसके अलावा 40,000 प्लांट्स का डेटा था, और 1,25,000 आपका इन्वर्टिब्रेट का डेटा था, याद रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा गया? मछली, तो ये वाला हमारा आंसर फोर्थ आएगा। फिर लिखा स्पीसीज ऑफ प्लांट। अब देखिए कहते हैं कि एक स्पीसीज किस तरह से पाई जाती है और अपने एटमॉस्फेयर में या अपने इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है, उसके हिसाब से कुछ जातियां बताई गई। सपोज अगर ये एक हैबिटेट है और किसी दूसरे हैबिटेट से जो जहां पर इसके एंसेस्टर थे, जहां इसका जन्म हुआ, इसको उठा के आप किसी दूसरे हैबिटेट डाल दें, इसको बोलते हैं एक्सोटिक। जैसे कि वाटर हायसिंथ इकॉर्निया, लेंटाना, अफ्रीकन कैटफिश, इनको कहीं से लाके कहीं इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सोटिक, इन्हीं को आप एलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो भाई ये दोनों तो ये हो गई। अब एक और स्पीसीज होती है, सपोज दैट ये एक बड़ा सा हैबिटेट है, एक स्पीसीज ए है जो केवल यहीं पाई जाती है और कहीं और नहीं पाई जाती, इसको बोलेंगे इंडेमिक। जैसे कि कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए भाई, कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो बड़े बड़े नेशनल पार्क में कहीं और नहीं, जैसे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, तो वो भी एंडेमिक है। लेकिन कंगारू एंडेमिक है भाई, याद रखिएगा, ठीक। और हॉट स्पॉट में एंडेमिज्म ज्यादा होता है, ठीक। अब ये भी नहीं होगा। अब देखिए एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसका अमाउंट थोड़ा कम रहता है,
मतलब इसकी स्पीसीज की संख्या थोड़ी कम रहेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो होगा दूसरे स्पीसीज के सर्वाइवल और उन पे जो कंट्रोल करने की, मतलब उनकी एबंडेंसी कितनी, इनकी संख्या होगी, कौन कितना सर्वाइव करेगा, उस पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। याद रखिए, इनको बोलते हैं के स्टोन स्पीसीज। ठीक, तो कहते हैं वो स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी। एक बड़े बायोटिक समुदाय में, जैविक समुदाय में कई सारी स्पीसीज पर ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं उनके एबंडेंसी, मतलब उनके पाए जाने का, उनकी संख्या पर। जैसे कि आप देखिए, एक मोहल्ले में एक मामूली सा एक कोई आदमी है, उसने कुछ बात कही या कुछ ने कुछ कहा तो 4-5 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक जिले का कलेक्टर अगर कोई नियम या कोई दस्तखत कर दे, कोई कानून पास कर दे या कोई नियम लगा दे तो पूरे जिले पे लगता है। तो वो अपने जिले के लिए के स्टोन की तरह काम करता है कि उसका एक साइन, उसका एक फरमान पूरे जिले के लाखों लोगों पे लगता है। एक मंडल के लिए कमिश्नर होता है, ठीक है, एक स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर होता है, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है के स्टोन। मतलब उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी उनका इम्पैक्ट जो होता है बाकी लोगों पे ज्यादा पड़ता है। दैट इज के स्टोन स्पीसीज। फोर्थ आंसर, ड्यूरिंग द विच फेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। आपको पता है कि एक होता है आपके क्रोमेटिड ऐसे बन गए और इनकी स्प्लिटिंग होनी जरूरी है क्योंकि यही भविष्य के आपके क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो दो तरीके से होती है, मियोसिस 1 में ये एनाफेज 2 में होती है और माइटोसिस में एनाफेज में होती है, याद रखिएगा। और एनाफेज 1 में क्या होता है सर, एनाफेज में जो ये होमोलागस क्रोमोसोम है ना, जो आपस में जुड़े थे, इनका सेपरेशन होकर ये अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। तो एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टू मूव देयर रेस्पेक्टिव पोल, और एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल। तो यही सही है, फोर्थ आंसर। लिखा आइडेंटिफाई द फॉसिल्स ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ नहीं सर, केनियल कैपेसिटी ही सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था ह्यूमन के इवोल्यूशन में, याद रखिएगा, क्योंकि बाईपेडलिज्म लोकोमोशन मॉडर्न मैन में लगभग आ चुका था। और मॉडर्न मैन में 3 आते हैं, एक होता है नियंडरथल और एक है क्रोमैग्नन और एक आता मैन ऑफ टुडे जो कि हम लोग हैं, मैन ऑफ। इसका देखिए होमोसैपियंस नियंडरथलेंसिस और ये होमोसैपियंस फॉसिलिस और ये होमोसैपियंस सेपियंस। हम लोग होमोसैपियंस की भी इस सब स्पीसीज याद रखिएगा। तो ये जो नियंडरथल है, इस 1400 सीसी कैनल कैपेसिटी थी और यही व्यक्ति था जिसने आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था। इसने ही दुनिया में ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे पहले मुर्दे को जमीन में गाड़ा और यही वो व्यक्ति थे जिन्हें जानवरों ने खाल का उपयोग करके अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया और ये मुर्दों को जमीन में गाड़ते थे ह्यूमन इवोल्यूशन। ABC और ये तीनों सही है किसके लिए, नियंडरथल मैन के लिए। दैट इज सेकंड आंसर। लिखा है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आपको बताया गया है कि एक फ्लावर में कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, जिसमें कैलिक्स भी होता है, इनमें कोरोला भी होता है, इनमें एंड्रोसियम होता है, इनमें गाइनोसियम होता है। और अगर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है आपके स्टेम एक्सिस पर या फ्लोरल एक्सिस पर, वो किस तरह से, उसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। नॉर्मली तो आपको साइमोज और रेसिमोज याद रहता है जो कि NCERT में दिया, तो भाई सबसे पहले तो हम साइमोज को पिकअप कर लें। लेकिन इसके अलावा जो नई फैमिली ऐड हुई है उसमें कुछ इन्फ्लोरेसेंस दिए गए हैं, जैसे कि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, हेड और कैपिटुलम और रेसीम और सॉल्टरी एक्सिलरी। इतने हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज 5। अब सर वैसे भी देखिए इम्ब्रिकेट क्या है, एक प्रकार का एस्टिवेशन है, ठीक, एस्टिवेशन किसका, कैलिक्स या कोरोला का। और फ्री सेंट्रल एक प्लेसेंटेशन है, ठीक। आपको पता है कि ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल के पाए जाने की व्यवस्था और वैक्सिलरी और वॉल्वेट ये भी एक एस्टिवेशन है। अब मान लीजिए आपको टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नहीं आता, आपको नई फैमिली जो ऐड हुई वो नहीं तैयार था, अगर केवल NCERT ही आपने पढ़ी है तो इतना तो आपको पता है कि जो आपका इम्ब्रिकेट है वो एस्टिवेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है और आपका ये वैक्सिलरी और वॉल्वेट ये आपका एस्टिवेशन है। अगर आप इनको जानते और बाकी को एलिमिनेट कर लेते तो भी आप आंसर पहुंच सकते थे, सेकेंड आंसर। बात को समझिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हम पढ़ के जाते हैं, वो उस तरह से नहीं निकलता लेकिन वो दूसरे तरीके से निकल जाता है। मैं कह रहा हूँ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन है, तो बाकी के जो बचे वो अपने आप ही हो जाएंगे। तो दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा जीवन फीचर, ये है भाई साहब हाइपोगाइनस कंडीशन दिखाई गई है और हाइपोगाइनस है
और मोनोकार्पेलरी है। और एक बात और, मोनोकार्पेलरी पर एपोकार्पस सिनकार्पस का टर्म नहीं लगता, इसलिए देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है। और ये पोएसी में है, फेबेसी में, सीजर पिनोइडी में है। और इसके अलावा एक और सब फैमिली है मीमोसॉइडी, जिसका मेंबर छुई मुई होता है भाई। तो ए, डी और ई। अब सर मालवेसी में आपका G5 कंडीशन और ब्रेसिकेसी में G2 कंडीशन होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे G5 है, G2 कंडीशन है। तो ADE क्या आंसर आ गया? सेकेंड, ADE सेकेंड आंसर। अब देखिए द एनिमल्स इन विच कार्टिलेज, आपसे कहा गया था कि जब आप वर्टिब्रेटा की बात कर रहे थे, एक सब फाइलम था किसका? कार्डेटा का। उसमें यह कहा गया था कि जो नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है वो एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगा, तो हम वर्टिब्रेटा बोलेंगे इस सब फाइलम को। और ये वर्टिब्रल कॉलम सर या तो कार्टिलेज का हो सकता है और या तो बोनी हो सकता है, ठीक। अब कार्टिलेज दो में है, एक आपका साइक्लोस्टोमेटा में है और एक आपका कॉन्ड्रिक्थिज में है। साइक्लोस्टोमेटा का हैग फिश जिसे आप मैगजीन बोलते हो, और उसके बाद आपका क्या आ गया? सॉफ्ट फिश जिसे पिस्टिस बोलते हो। तो ए और सी ही मुझे दिख रहा है, ठीक। ओनली ए एंड सी सेकेंड आंसर। एंजल फिश जो है ये आपकी ऑस्टिकथिज, बोनी एंडोस्केलेटन की, मतलब बोनी वर्टिब्रल कॉलम। फ्लाइंग फिश ऑस्टिकथिज, सी हॉर्स ऑस्टिकथिज, ये इसमें बोनी वर्टिब्रल कॉलम है, याद रखिएगा, ठीक। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड, ओनली ए एंड सी, हैग फिश और सॉ फिश, ए एंड सी। अब देखिए सेट ऑफ प्लांट्स इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट अपॉन सेम प्लांट बॉडी। कुछ नहीं सर, ये तो बाईसेक्सुअल कंडीशन है, इसी को बोलते हैं बाईसेक्सुअल। और आप जमाने से याद करते आए हो पाइनस और स्फेगनम, आपकी बुक में डायग्राम बना, एंथीरियल आर्चिगोनियल ब्रांच सेम पर है, बी एंड सी। अब साइकस तो आप जानते हैं यूनिसेक्सुअल है, मेल कोन अलग है और मेगास्पोरोफिल अलग है। और मार्केंसिया में एंथीरियोफोर आर्चिगोनियोफोर के जो थैलस हैं वो अलग अलग बने, तो ये होगा नहीं, बी एंड सी, दैट इज फर्स्ट आंसर। लिखा से द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोटिस्टा। अब आपको पता है प्रोटिस्टा तो सबसे पहला काम यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट से सही है। इसमें ऑटोट्रॉफिक एंजाइम वो होंगे जो फोटोसिंथेसिस, जैसे कि डायनोफ्लेजेलेट, जैसे कि आइसोफाइट, जैसे कि यूग्लिना। और हेट्रोफिक वो होंगे जैसे कि स्लाइम मोड, जैसे कि प्रोटोजोवन। और पैरासाइट तो आपको पता है एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियन जैसे स्लीपिंग सिकनेस होता है। लेकिन फ्लैजेलेट प्रोटोजोवन से कुछ मेंबर जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, और फ्री लिविंग का मतलब जिनका किसी से कोई इंटरेक्शन ना हो, जैसे क्राइसोफाइट्स है, जैसा कि डायनोफ्लेजेलेट्स है। तो ये भी सही है। और फ्री लिविंग तो होंगे ही, और पैरासाइट तो होगा ही, एंटाइबा होगा, प्लाज्मोडियम होगा और ट्रिपैनोसोमा होगा। तो ये सारी चीजें प्रोटिस्टा के लिए वैलिड हैं भाई, ऑल, ठीक है। ये गलती मत करना कि सर फ्री लिविंग नहीं है, फ्री लिविंग है। ध्यान से देखिए, फ्लैजेलेट प्रोटोजोवन जहाँ आपका ट्रिपैनोसोमा का दिया है उसमें बताया कि इसके कुछ मेंबर, जो फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, इसके कुछ मेंबर फ्री लिविंग होते हैं, और क्राइसोफाइट फ्री लिविंग है, डायनोफ्लेट फ्री लिविंग है। तो ए बी सी डी ई, दैट इज थर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मेरे सीनियर साथी शैलेंद्र सर और डॉक्टर अली सर ने बहुत शानदार वेल एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक। थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।